फैस्मोफोबिया, भूतों का डर, और आत्माएं, रूहानियाँ, इनमें विश्वास, इनमें भरोसा होना। इनकी इंग्लिश टर्म्स कुछ यूँ है कि फैस्मोफोबिया का अगर आप सिनोनिम देखेंगे तो वो कहेगा कि फियर ऑफ घोस्ट एंड बिलीफ इन स्पिरिट्स। अब इसको ठीक से समझ लेते हैं। ये दोनों टर्म्स वैसे तो एक जैसी मानी जाती है मगर एक जैसी है नहीं, और इनको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और ये एग्जाम्पल है इरविन का, जो कि फिलीपीन देश से आए हुए हैं। फिलीपीन देश ये ईस्ट एशिया में है, जहाँ आप वियतनाम और कंबोडिया, इसके अलावा कोरिया, ये सारे देश देखते हैं, वहीं पर कहीं ये मैप देखेंगे आपको दिख जाएगा। यहाँ से काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स कनाडा में आए थे, तो इरविन भी इन्हीं में से एक हुआ करते थे। अब चूँकि वो फिलिपाइन से आए थे तो वहाँ की कल्चरल रूट्स उनके अंदर थी, और उन्हीं रूट्स की वजह से वो जो गॉड, उसके अलावा फिर स्पिरिट यानी कि रूहानियाँ, आत्माएं, और फिर घोस्ट यानी कि भूत, इन सारी बातों में भरोसा किया करते थे। और यही वजह थी कि वो चाहकर भी पुलिस को ज्वाइन नहीं कर पाए, उनको प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की तरह से काम करना पड़ा। अब इसको जानने के लिए थोड़ा और पीछे जाते हैं। इरविन के फादर फिलीपीन में एक सक्सेसफुल वर्कर की तरह से काम करते थे, लेकिन उनकी माँ ने सजेस्ट किया कि कनाडा चलते हैं, क्योंकि फिलीपाइन की तो पॉलिटिकल कंडीशन ख़राब होती रहती है और इकनॉमी भी बहुत अच्छी नहीं है। सबसे बढ़कर बात यह है कि फ़िलिपाइन में वुमेंस के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। असल में फ़िलिपाइन देश एक ऐसा देश है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर्स में वुमेंस यानी कि औरतें ये बाहर के देशों में जाके काम करती हैं, लेकिन उनका लिटरेसी लेवल बहुत अच्छा नहीं है, ख़ास करके इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो इस तरह से वहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक तो वो होती है जो घरेलू टाइप की होती हैं, शादी ब्याह कर लेती है, उनका अपना फैमिली होता है। दूसरी वो होती है जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती हैं लेकिन शादी ब्याह नहीं करती, और फिर दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर वो काम करती है, वहाँ पैसे कमाती है, अपने फैमिली को भेजती है, जब तक वहाँ वो काम करती रहें, और उसके बाद फिर वो लौट आती हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े डिक्टेटर्स हुए हैं, जैसे कि सद्दाम हुसैन, और उसके अलावा फिर गद्दाफ़ी या फिडेल कैस्ट्रो, इन सभी ने इस तरह से फिलिपाइंस फीमेल्स को हायर करके उनसे काम करवाए थे, और ज़्यादातर ये काम क्लीनिंग का वगैरह ही किया करती थी, काफ़ी मेहनती भी हुआ करती हैं। तो खैर ये सारी कुछ सिचुएशन थी। तो इसको देखते हुए उन्होंने हस्बैंड से कहा कि भाई कनाडा चलते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोग कर लेंगे। खैर यहाँ पर वो आए, काम काज करने लगे, और यहीं पर इरविन पैदा भी हुए। इरविन अपने फादर की फ़ोटोकॉपी दिखा करते थे, और जाहिर था कि उनके माँ बाप में आपस में प्यार भी काफ़ी था। तो माँ ने इरविन को उतने ही प्यार से पालना पोसना शुरू किया, अपब्रिंगिंग शुरू की। उनके फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई, तो माँ का प्यार इरविन के लिए और भी बढ़ गया, क्योंकि इरविन अपने फादर की तरह से लगा करते उनके नक्शे कदम पे चलते। तो खैर माँ ने जैसे कि कहा गया कि अब वो फिलिपाइन कल्चर को लेकर आई थी, तो हस्बैंड को खाना खिलाए बगैर न खुद भी ना खाना खाए, उस तरह से वो रहे। अब इरविन की तो एज कुछ 18-19 साल के आसपास होती आई थी जब उनके फादर की डेथ हुई थी। और कैनेडियन सिस्टम में तो ये भी होता है कि जब आप 18-19 साल के हो जाते हैं तो फिर आप काम भी करने लग जाते हैं। इरविन काम भी कर लिया करते थे उस पीरियड में। बहरहाल इस तरह का कुछ वो मैटर था। अब जहाँ पर ये सारी बातें उन्होंने सिखाई, वहीं पर जो उनकी माँ थी वो फिलिपाइन वुमेन के जो डिवीज़न होता है, जिसमें एक तो वो होती है जो काम काज करती हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट करती हैं, दूसरी वो होती है जो कल्चरल रूट्स, रिलीजन चीज़ों में भरोसा करती है और अपने बच्चों को उस तरह से पालती पोसती है। उनकी माँ ये सेकंड कैटेगरी में थी। तो उसने इरविन को बचपन से ही जो फिलिपिन कल्चर था या उसके जो रिलीजियंस था उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, और इन्हीं में से एक इन्फॉर्मेशन थी वहाँ की रूहानियाँ या जो आत्माएं जो होती हैं, सोल होती हैं, स्पिरिट होता है, उस पर भरोसा करने के बारे में। और इसी से इरविन के अंदर में फैस्मोफोबिया डेवलप हो गया था, जैसे कि आपने शुरू में सुना, भूतों का डर और रूहानियों में भरोसा होना। अब ये क्या होता है, इसको आप फिलिपाइन रेफरेंस में समझने की कोशिश करते हैं। फिलीपींस इस बात को मानते हैं, या उनके कल्चर में ये लिखा होता है कि इंसान का जो जिस्म, बॉडी होता है, उसको रूहानी यानी कि सोल कंट्रोल करती है। लेकिन ये सोल दो तरह की होती है। एक होती है स्टेबल, जो कि उसके बॉडी में हमेशा रहती है, अगर वो छोड़ के चले जाए तो इंसान मर जाता है।
तो ये होगी स्टेबल सोल। और दूसरी वो होती है जो होती है ट्रैवलर, जो कि उसके बॉडी से निकलकर बाहर जाती है। अब ये कब जाती है साहब? तो जब इंसान सो जाता है तब वो बाहर जाती है, बाहर घूम फिरती फिरती रहती है, और इंसान जो होता है, जो उसके बाद में जो भी ड्रीम्स वगैरह देखता है, वो उसी वजह से देखता है। अब देखिए, इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि जब इंसान सोया है तो उसकी स्टेबल सोल उसके अंदर है, लेकिन ट्रैवलर सोल उसको छोड़ के जा चुकी है। तो वो ख्वाब तो देखे, ड्रीम्स तो देखे, लेकिन अपने आप को हला डुला भी पाए, क्योंकि जो स्टेबल सोल है वो उसके अंदर है। अब इसका उल्टा करके देखते हैं, जब इंसान की डेथ हो जाती है तो स्टेबल सोल उसको छोड़कर चली जाती है और ट्रैवलर सोल वहीं बैठी रहती है। तो इसमें इंसान हिलडुल तो नहीं सकता, लेकिन जो कुछ सुन रहा है, महसूस कर रहा है, वो उसके अंदर में होता रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी डरावनी हो सकती है, लेकिन उस कल्चर में तो ऐसे ही लिखा है। अब एक बच्चे को आप बार बार इस बात को पढ़ाओगे, इससे बढ़कर भी आप उसको ये बताओगे कि भाई जब आपकी स्टेबल सोल चली जाती है तो पहले तो ऐसे चली जाती है, लेकिन जब उसको ये जो ट्रैवलर सोल होती है, जो सारा कुछ सुनते उनते रहती है, वहीं पे बैठी रहती है, वो उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है कि भाई तुम्हारे रिश्तेदार या तुम्हारे आसपास के लोग क्या कह रहे हैं। अब अगर जो स्टेबल सोल है वो अगर इससे सेटिस्फाइड हो जाए कि चलो भाई दुनियादारी से झंझटी ख़त्म हुआ, अब तो यहाँ से निकला जाए, तो हेवन में चली जाए या हेल में चली जाए, जहाँ भी जाना है, ऊपर वाला जहाँ भी पहुँचाए। लेकिन अगर ऐसा न हो तो उसके पास में ग्रेस पीरियड होता है, करीब 2 या 3 साल का कुछ ऐसे होता है। उस पीरियड में वो इसी दुनिया में घूमते रहती है, उन सारे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जिनसे अपनी बातों समझाना चाहे, मनवाना चाहे, और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को वो पूरी करने की कोशिश करती है। अब माँ ने इन सारी बातों को इरविन को इतने शिद्दत के साथ से समझाया था कि वो इरविन के दिमाग में पूरी तरह से बैठ गई थी। इस पर से भी मुश्किल ये हुई कि अब जैसे इरविन को बगैर खाना खिलाए से तो सो ना पाए। इरविन की उम्र कुछ 20 साल के आसपास ही थी और इरविन किसी काम से बाहर गए हुए थे हैमिल्टन में, ये लोग टोरंटो में रहा करते थे। उनको आने में थोड़ा वक्त लग गया। माँ ने इरविन के लिए खाना बनाया, लेकिन साथ साथ माँ को ये भी ख्याल आया कि इसके खाने के लिए कुछ मीठा तो इसमें है ही नहीं, डेजर्ट जो कि आमतौर पे इस तरह के जो फिलीपींस है वो खाया करते हैं। वो बेचारी लाने के लिए बाजार गई, लेकर वो आ रही थी, अंधेरा होने को आया था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। हालत उसकी ख़राब होने लगी, लेकिन उसको फिक्र होने लगी कि मेरे बेटे को खाना कैसे मिलेगा, उसने तो अब तक खाना नहीं खाया है। इरविन उनकी नज़रों में अब भी वही 2 साल का बच्चा था। डॉक्टर समझाते रह गए कि आपने हेल्थ पे फोकस कीजिए, वैसा कुछ हुआ नहीं, उसकी मौत हो गई। इरविन वापस आए, जब पता चला कि माँ हॉस्पिटल में, वहाँ गए, पता चला हॉस्पिटल में माँ की मौत हो गई है। डॉक्टर नर्सेस ने उनको ये बताया कि आपके खाने की फिक्र कर रही थी, कह रही थी कि मेरा बेटा भूखा होगा, परेशान होगी, उसके लिए वो डेजर्ट लाई थी। इरविन ये सुनकर बहुत रोए। खैर माँ का फ्यूनरल हो गया, लेकिन माँ उसके बाद में उनके ख्यालों में पहले आने लगी कि बेटा खाना खा लो, फिर उनके ख्वाबों में आने लगी कि बेटा मिठाई खाई या नहीं खाई, पसंद आई या नहीं आई। और इसका नतीजा ये निकला कि इरविन बैठ के जब भी काम करते उनको लगता कि माँ उनके आसपास में है, उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, तो वो भी उससे बात करने लगते। अब ये तो हो गई इरविन की बात। जो लोग उनको देखा करते थे दूरी से, वो सोचते थे कि ये तो आदमी बड़बड़ा रहा है, ये तो पागल है। और बस यही वजह थी कि इरविन का पुलिस फोर्स में सिलेक्शन हो नहीं पाया, क्योंकि इरविन इस बात को समझ ही नहीं पाए कि उनके अंदर फास्मोफोबिया डेवलप हो गया है। ऐसी सूरत में वो जाकर उन्होंने डॉक्टर मार्श से कंसल्ट किया। साइकेट्रिस्ट थे, वो भी उसी तरह से फिलिपाइन देश से आए थे। अब देखिए साहब, डॉक्टर मार्श जो हुआ करते थे, इनकी कुछ बातें एकदम क्लियर थी। उन्होंने अपने प्रैक्टिस में सीधा सीधा समझ लिया था कि पेशेंट की मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। अब वो वैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट भी रहे थे, तो उनको पता था कि बहुतों साल पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे कि गैलीलियो या कोपरनिकस, ऐसे जितने भी लोग हुए थे, इन्होंने जब भी रिलीजन के अगेंस्ट में कुछ बोलने की कोशिश की, जैसे कि दुनिया गोल है, चौकोन नहीं है, तो उनकी पिटाई हुई थी। कुछ को तो जला के मार भी दिया गया था। तो वो जानते थे कि पेशेंट जिनसे उनकी कमाई होती है, पैसे मिलते हैं, उनके मर्जी के खिलाफ नहीं बोला जा सकता, उनको थोड़ा थोड़ा करके समझाने की ज़रूरत पड़ती है। तो खैर उन्होंने उसको समझाना शुरू किया कि भाई तुमको थेरेपी दी जाएगी, लेकिन 2 बातों का ख्याल रखो, शादी करने में जल्दबाजी नहीं करो, क्योंकि तुमको इस तरह का फास्मोफोबिया है, ये बीमारी नहीं है, लेकिन तुम धीरे धीरे करके ठीक हो जाओगे। और दूसरी बात यह है
कि जो तुम पुलिस का काम करना चाहते थे, जो अब तुम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा एक शौक है, तो तुम एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बन जाओ, जिससे कि तुम्हारे पास प्राइवेट क्लाइंट्स वगैरह आया करेंगे, इस तरह से तुम्हारा काम चला करेगा। तो ये दोनों चीज़ें तुम कर लो। आगे उन्होंने ये भी समझाया कि देखो भाई, जो लोग गॉड को नहीं मानते उनको इस तरह से फास्मोफोबिया तो नहीं होता है, क्योंकि गॉड नहीं तो स्पिरिट भी नहीं। लेकिन जो गॉड को मानते हैं फिर वो स्पिरिट को भी मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं, तो उनको इस तरह से रूहानी से डर लगता है। मगर तुम्हारा डर नहीं है, क्योंकि तुमको माँ का भूत आके तुमको डराता है, ये नहीं लगता है। तुम अपने माँ से बात करते हो क्योंकि तुम्हारे आसपास में घूम रही है, बैठी है, खाने के लिए पूछ रही है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ये अच्छी बात है, तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। तो तुम इसको इस तरह से मान सकते हो। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हारे दिमाग से निकलने लग जाएगी, और इसी के लिए तुमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है भाई। सीधी सी बात है, कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे घर पे आएगी और तुम उधर माँ से बात करते रहोगे जो नॉन एग्जिस्टेड है, तुम अपने बच्चों के सामने में ये करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये भले ही बीमारी ना हो, लेकिन इसके लिए तुमको कंट्रोल में इस वहम को करवाना ज़रूरी है, और इसी की मैं प्रैक्टिस तुमको दिया करूँगा। खैर, इस बात को मान गए। अब इरविन उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस को करने लगे। इरविन अपने ऑफिस में बैठा करते, रिपोर्ट लिखते, और आमतौर पे रात के वक्त देरी तक काम करते और अपने ऑफिस के दरवाजे को खुला रखते। ये उनकी बिजनेस पॉलिसी थी, क्योंकि जो लोग उनके पास आएंगे ये वो लोग हुआ करते जो पुलिस से काम नहीं करवाना चाहते, उन्हीं के पास में आते थे। तो रात के वक्त जब वो आते तो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती, लोग को उसका पता नहीं चलता। तो ऐसे वो बैठे थे, रात का वक्त था, कुछ अंधेरी रात थी, चांद कुछ बादलों के पीछे छिपा हुआ था, हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी, और उसके अलावा बिजलियां भी कड़क रही थी। अब फिलिपाइन कल्चर तो मानता है कि ऐसे वक्त में जो स्पिरिट्स होती हैं, यानी कि आत्माएं होती हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन मुश्किल ये थी कि इरविन को अपनी रिपोर्टिंग पूरी करनी थी, तो उनकी माँ की सोल ने इस सिचुएशन में उनसे कांटेक्ट नहीं किया, अपने काम काज में मसरूफ़ हो गए। तभी लगा उनके सामने में कोई खड़ा है। उसने अपना सर उठा के देखा, सफ़ेद कपड़ों में एक फिलिपिनो लड़की उनके सामने में खड़ी थी। इरविन चकराए, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और इस लड़की के ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं। ये क्या हुआ है भाई? तो उसने समझाकर उनसे कहा कि मैं अपने साथ में अम्ब्रेला लेकर आई थी, क्योंकि अम्ब्रेला अंदर लाती तो आपका कमरा भीग जाता, अम्ब्रेला को मैंने बाहर रख दिया है। उन्होंने कहा ठीक, बैठिए भाई, क्या काम है? तो उसने कहा कि मैं मार्कोस क्लोथिंग में काम करती हूँ। तो अब मार्कोस क्लोथिंग के बारे में तो ये जानते थे कि ये फिलिपिन कंपनी है, बड़े सस्ते कपड़े बनाती है और कनाडा भर में सप्लाई करती है। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर अकाउंटेंट की तरह से काम करती हूँ, मेरे उसमें कुछ शेयर्स भी हैं, और मुझे ऐसे शक है कि कंपनी के मालिक जो मार्कोस है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब उन्होंने अपनी कॉपी निकाली, नोट्स वो बनाया करते थे, नोट्स वो बनाने लगे। उसने कहा कि पहली बात तो ये है कि पहले वो इतने पैसे बैंक से नहीं निकालते, अब अनयूजुअल वो विड्रॉल करते हैं, कभी भी पैसा निकाल लेते हैं। पहले अपने काम पर एक वक्त पे जाते, वक्त पर आते, अब ऑफिस से कभी भी जाते हैं, कभी भी आते हैं। इसके अलावा फ़ोन जब कॉल आती हैं तो वो मुझे वो बाहर कर देते हैं ऑफिस के, और खुद ही बातें करते हैं। जब फ़ोन कॉल इस तरह से आती है तो बड़े टेंस लगते हैं। इसके अलावा जब वो उनसे सवाल जवाब करती हूँ तो बड़े शॉर्ट रिप्लाईज देते, जबकि पहले वो मजाक वगैरह कर लिया करते थे। उनकी बातचीत कम हो गई है, और कभी कभी मैंने फ़ोन पर इस तरह से फीमेल की वॉइसेस को भी सुना है। तो उन्होंने सारे नोट्स बना लिए। ये नोट्स तो खैर बताते थे कि कोई आदमी प्रेशर में है, या शायद उसको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ उनके ट्रेनिंग ने उनको ये भी बताया था कि आपके पास इस तरह से जो कोई क्लाइंट आता है तो उसके बैकग्राउंड के बारे में भी पूछना चाहिए। तो उन्होंने उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा। सोफिया ने कहा कि मैं फिलिपाइन से आई हूँ, मेरे फादर को कैंसर था, हमारे पास पैसे थे, और ये यहाँ पर मार्कोस साहब फिलिपीन हमेशा आया करते थे क्योंकि उनको वर्क फोर्स वहीं से मिलता था, सस्ते मजदूर वहाँ से मिला करते थे। तो एक बार मेरे फादर से इनकी ऐसी मुलाकात हुई तो फादर ने इनसे समझौता कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो भी पैसा है वो मैं तुम्हारे क्लोथिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को यहाँ से तुमको फिलीपीन से निकाल कर वहाँ ले जाना पड़ेगा कनाडा में, क्योंकि फिलीपीन में तो पॉलिटिकल सिचुएशन बदलते रहती है। तुम्हारे कंपनी में इसके कुछ शेयर रहेंगे तो शेयर होल्डर रहेगी, साथ साथ इसने अकाउंटेंट की ट्रेनिंग ली है तो ये काम भी करेगी। खैर, इस तरह से बात बन गई तो वो उनको मुझे साथ में लेकर आए। और मेरी फिक्र इसलिए भी ज़्यादा है कि अब अगर इस कंपनी का लॉस होता है तो मेरे शेयर्स का लॉस होगा, नौकरी जाएगी वो अलग, तो आपको इस तरह से काम करना है। तो बोलिए भाई आपकी फ़ीस कितनी है? अब इरविन की तो पॉलिसी ऐसी थी कि ऐसे वक्त में वो फ़ीस चार्ज न करे, क्योंकि वो मान के चलते थे कि क्लाइंट का एक बार काम कर दिया जाए और बाद में फ़ीस ली जाए तो पैसे थोड़े ज़्यादा भी आते हैं, पहली बात। और दूसरी बात है कि क्लाइंट के ऊपर उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, वो 4 क्लाइंट और लेकर आता है। उन्होंने कहा नहीं भाई, पैसों की तो कोई बात नहीं है, मैं वो बाद में
ले लूँगा, लेकिन मुझे तुमसे अगर कांटेक्ट करना पड़े तो मैं कहाँ कांटेक्ट करूँ? तो उसने कहा कि देखिए, मैं इरविन उनके कंपनी में काम करती हूँ मार्कोस के, वहाँ तो आप फ़ोन करेंगे उससे काम तो नहीं चलेगा। तो आपको ये करना होगा कि जब भी कभी आप यहाँ रहते हैं, आपके टाइमिंग मुझे बता दीजिए, मैं आपको यहाँ रिंग करके आपसे बात कर लूँगी। अब देखिए, जो बात चल रही है 1960s के पीरियड की चल रही है। तब तक के तो इस तरह के सेल फ़ोन वगैरह नहीं आए थे, लैंडलाइन ही हुआ करती थी। तो इरविन ने उसको अपना नंबर दे दिया, अपना वक्त भी बता दिया। उसने कहा कि रात के वक्त फ़ोन करना, मैं आमतौर पे इस वक्त रिपोर्टिंग लिखता घर में ही बैठता हूँ, बाकी दिन तो मुझे कामकाज में बाहर रहना पड़ता है। लड़की उस बात को मान गई। अब यहाँ पर ऐसा है कि मार्कोस की कंपनी के बारे में उन्होंने पता करना शुरू किया, तो उनको पता चला कि देखिए साहब, मार्कोस साहब बहुत पहले कभी फिलिपाइन से आए थे। बस वजह वही थी कि फिलिपाइन देश में तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन बदलते रहती है हमेशा, और इकोनॉमी भी कोई बहुत अच्छा नहीं करती। जो कुछ पैसे थे वो लेकर यहाँ आ गए, यहाँ उन्होंने अपने कंपनी को एस्टेब्लिश किया, लेकिन बहुत जल्दी वो जान गए कि अगर यहाँ कंपटीशन करना है तो आपको सस्ता और अच्छा लेबर चाहिए। अब वो तो फिलिपाइन में ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ इस तरह की क्लोथिंग होती थी, तो वहाँ वो जाते थे, वहाँ से वर्कर सिलेक्ट करते थे। करते वक्त इस बात का वो खास ख्याल रखते कि उनकी अंग्रेज़ी अच्छी ना हो, क्योंकि अगर अंग्रेज़ी अच्छी होगी तो यहाँ आकर दूसरे एम्प्लॉयर को ढूंढने लग जाएंगे। उनको यहाँ वो ले आते। उनके इंडस्ट्री के अंदर एक कॉलोनी उन्होंने बना रखी थी, वहीं उनको वो ठहराते। ग्रोसरी और बाकी चीज़ें उनको वहीं लाके मिल जाती। बाहर के वर्ल्ड से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। इवन फिलिपिन फिल्में वगैरह भी उनको वहाँ दिखाई दी जाती। थोड़े ज़्यादा पैसे दिए जाते, दिन रात उनसे काम लिया जाता। बेचारे वर्कर से समझ ही नहीं पाते कि जो कैनेडियन लेबर है वो जितना पैसा चार्ज करते हैं उससे उनको काफ़ी कम पैसे मिल रहे हैं। उनसे काफ़ी सारा काम करवाया जाता, और जब उनसे काम निकल जाता और ऐसा लगता कि भाई अब ये वर्कर काम का नहीं रहा है, तो उसको वहाँ से वापस भेज दिया जाता। अब कुछ वर्कर ऐसे भी होते जो ऐसे में वापस नहीं जाना चाहते। उनसे कैसा निपटा जाए, उसके लिए उनके पास में ड्रम्बो नाम का एक क्रिमिनल था, जो पहले कभी स्ट्रीट फाइट्स वगैरह किया करता था, लेकिन अब एक रेपुटेड इंसान बन गया था, कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से वगैरह, और कुछ मार्कोस साहब की वजह से, जो कि इस इंडस्ट्री को चलाया करते थे। तो मार्कोस के कॉन्ट्रैक्ट में भी वो रहता था। अब मामला थोड़ा सा सीरियस होने लग गया था, क्योंकि बात ड्रम्बो तक आ गई थी। ये तो मामला खतरनाक हो सकता है, पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। कैसे? तो पुलिस में उनके एक ऑफिसर थे जिनका नाम ब्रैंडन था, जो कि उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। ब्रैंडन से इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी होने की वजह यह थी कि बहुत पहले कभी स्कूल के दिनों में और बाद में यूनिवर्सिटीज़ में भी ये साथ साथ पढ़ा करते थे। क्लास में एक और लड़की भी थी जिसका नाम की रोनीला था। ये भी फिलिपीन थी, खूबसूरत थी, ब्रैंडन को पसंद थी। पसंद तो वैसे इरविन को भी थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि इरविन के अंदर फास्मोफोबिया था। डॉक्टर मार्श के बोले हुए वर्ड्स उनको याद थे कि जब तक कि फास्मोफोबिया है, किसी लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करो, मुश्किल हो जाएगी। उस बात को उन्होंने ख्याल में रखा। जब ब्रैंडन ने इस बात को देखा कि रोमीला उस क्लास के लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि फिलीपीन से आई हुई लड़की थी, दुनिया को उसने देखा था, इस बात को समझती थी कि क्लास के लड़के रोमांस करने के लिए ठीक हो सकते हैं, शादी ब्याह के लिए नहीं। तो अपने से सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स में वो इंटरेस्ट दिखाया करती, जैसे कि आमतौर पर फिलीपीन लड़कियां दिखाया करती हैं। अब इरविन को लगा कि भाई अपना तो कोई मौका है नहीं, तो उन्होंने ब्रैंडन को सजेस्ट किया कि भाई लड़की से कांटेक्ट करके तो देखो, अगर तुम उसको चाहते हो तो अपनी दिल की बात बोलो, नहीं बोलोगे लड़की को पता कैसे चलेगा। ब्रैंडन ने बोलने की कोशिश की। ब्रैंडन को बहुत जल्दी पता चल गया कि वैसे तो रोनीला बड़ी ही प्रैक्टिकल टाइप की लड़की है, अपने क्लास के लड़कों में इंटरेस्ट न ले, लेकिन उसकी एक कमज़ोरी भी है, उसके अंदर में एक रोमांटिक एलिमेंट है। चाहती है कि उसका होने वाला हस्बैंड कुछ पोएट्री वोएट्री करे, कुछ अच्छे अच्छे लेटर्स लिखे, और ये काम करवाया गया इरविन से, क्योंकि इरविन इस काम में होशियार थे। सारे लेटर्स वगैरह लिख के उन्होंने ब्रैंडन को दिए, ब्रैंडन ने रोनीला को दिए, रोनीला इंप्रेस हो गई, उनसे उसने शादी कर ली। शादी के बाद में रोनीला को धीरे धीरे करके ब्रैंडन की और क्वालिटीज़ का भी पता चला। कहते हैं ना कि हस्बैंड की क्वालिटीज़ वाइफ को धीरे धीरे करके पता चलनी चाहिए, इससे वाइफ पे इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन एकदम पुख्ता हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। वरना पहले से हस्बैंड के बारे में आपके ख्यालात बहुत ऊंचे हो तो बाद में झटका भी लगता है। तो इनके अच्छे रिलेशंस बन गए, और तब पता चला कि जो लेटर्स वगैरह लिखे थे वो तो इरविन ने लिखे थे। अब रोनीला इस बात को भी जानती थी कि इरविन पहले कभी उसमें इंटरेस्टेड हुआ करते थे, लड़कियां चालाक होती हैं, इस बात को भाग जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने ब्रैंडन की मदद की। खैर उसने बात ब्रैंडन को बता दी, ब्रैंडन ने इरविन को बुलाया, तीनों मिलकर इस बात को बहुत हंसे, इरविन की पीठ थपथपाई, उससे कहा कि चलो भाई तुम्हारे लिए भी लड़की ढूंढ ली जाएगी। नतीजा यह निकला कि इरविन को ब्रैंडन और रोनीला के घर में हमेशा एंट्री मिल जाया करती। आमतौर पे
फिलीपीन कंट्री में जो होता है, सोसाइटी में जो होता है कि जो लड़के किसी लड़की से शादी नहीं कर पाते, उसकी शादी में पहले वो जाके जम के काम करते हैं, उसके बाद में जब उस लड़की के बच्चे हो जाते हैं तो मामा बनकर उन लड़कों का मतलब लड़की का भाई बनकर उनके लिए गिफ्ट भी लेके जाते हैं। ये सब इरविन को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और यही वजह थी, इसी भरोसे से इरविन ने सारी बातें ब्रैंडन को बता दी कि क्या क्या हुआ है। तो ब्रैंडन ने कहा ठीक है, मार्कोस एक बहुत ज़्यादा इज्जतदार आदमी है, अगर तुम ऐसा पीछा करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं मार्कोस के बारे में पता करता हूँ और तुम्हें पता करना चाहिए ड्रम्बो के बारे में, जो कि अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। उसकी एक फ़ाइल मेरे पास भी है, फाइल मैं तुमको दे दूंगा, तुमको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। और अगर कहीं मामला गड़बड़ी लगता है तब तो ठीक है, वरना सोफिया जो लड़की क्लाइंट बन के तुम्हारे पास आई थी उसको मना कर दिया जाएगा। उन्होंने इस बात को मान लिया। अब जब ड्रम्बो के बारे में पूछताछ कर रहे थे तो उनको पता चला कि भाई ये आदमी तो बड़ा खतरनाक है, जैसे कि बताया जा चुका, पहले तो स्ट्रीट फाइटर था और उसके बाद में जो वर्कर्स इस तरह के मार्कोस के खिलाफ जाते उनको धमकाया वगैरह भी करता था। शायद कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई कोई बातें हाथ से बाहर चली गई होगी, जैसे मान लीजिए मार्कोस ने ड्रम्बो से कहा है कि किसी को धमकाना है, धमकाने को गया, नहीं मान रहा है, उसकी पिटाई कर दी, वो मर ही गया। अब क्या करेंगे, बात को तो छिपाना पड़ेगा, छिपाएंगे कैसे? पॉलिटिशियन या कोई बहुत सा अच्छा सा डॉक्टर वगैरह होगा, उसकी मदद ली जाएगी। तो उन्होंने इरविन से कहा कि देखो भाई ये इस तरह का मैटर है। तो इरविन ने कहा कि उस सोफिया के बारे में क्या हुआ? तो ब्रैंडन ने कहा कि देखो मैंने मार्कोस का जो सेटअप है उसको पूरी तरह से चेक किया है और सोफिया नाम की कोई भी इस वक्त में उनके पास में अकाउंटेंट नहीं है। पास्ट रिकॉर्ड में होगी वो मुझे नहीं पता, वो जाके देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि जो तुम्हारा शक है कि ड्रम्बो ये सीरियस मामलों में इन्वॉल्व हो सकता है, हो तो उसने हो सकता है किसी को मारा भी होगा। ये सारा किस्सा तो हो सकता है। अब इरविन परेशान हो गए कि भाई एक तो सोफिया नाम की कोई लड़की वहाँ एग्जिस्ट करती नहीं, अकाउंटेंट वहाँ है नहीं। खैर ये जो केस है जिस तरह का चल रहा है इसमें तो शायद वो मार्कोस को गलत साबित भी कर देंगे, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो उनको सोफिया से मिलने वाले थे। और ऐसे में एक शाम को इसी उधेड़ बुन में वो बैठे थे, अंधेरी रात थी, उसी तरह से बिजलियाँ कड़क रही थी, बाहर बारिश हो रही थी, तेज़ हवा चल रही थी। और जैसे कि फिलीपींस मानते हैं ऐसे में तो सोल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। उनको फ़ोन कॉल आई, उन्होंने फ़ोन उठाया, सोफिया दूसरी तरफ बोल रही थी। उसने कहा कि देखिए मैं जानती हूँ कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है आपके पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त के तरफ से, लेकिन मैं अब बता दूं कि अब मैं उनके स्टाफ का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे शेयर्स अब भी वहाँ पर है। पहले मैं उनके लिए वहाँ काम किया करती थी, लेकिन ऐसा हुआ कि अगर मैं आपको ये सारा कुछ नहीं बताती तो आप सारी इंक्वायरीज नहीं करते। अब आपने इंक्वायरी की है तो मार्कोस की जो एक बुरी बात है, जो उसका डार्क साइड है, वो आपको पता चल गया है। मेरा ऑफ़र अब भी वैसा ही है, आप मार्कोस को एक्सपोज कीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगी। अगर मुझे आपको पैसे देने न होते तो मैं आपको फ़ोन ही क्यों करती? इस बात को उन्होंने मान लिया, लेकिन उस तरह से सोफिया ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब उनको ये भी पता था कि भाई जब आप इस तरह के कोई काम करते हो तो आपके क्लाइंट को आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट कौन है। अब उन्होंने उसमें बैठ के सोचना शुरू किया और यह हुआ कि उनके सामने में उनकी माँ फिर आ गई, रियल में नहीं, उनके ख्यालों में। माँ ने उनको बचपन की जो बातें सिखाई थी उसमें यह कहा कि जब इस तरह से आगे बढ़ने का रास्ता न हो तो आपको पीछे जाना चाहिए, सोचिए कि पहले क्या हुआ था। इन्होंने सोचना शुरू किया। स्कूल के दिन कुछ याद नहीं आया, यूनिवर्सिटी के दिन, ओहो, तो सोफिया नाम की एक लड़की तो वहाँ हुआ करती थी, शक्ल भी इससे मिलती थी, लड़की खूबसूरत भी थी। और ये सबसे बढ़कर बात यह है कि ब्रैंडन की जो वाइफ है रोनीला, उसके फ्रेंड सर्कल में ये कुछ हुआ करती थी। उनको लगा ये मौका ठीक है, तो उन्होंने जाके रोनीला से मुलाकात की, उसको सारी बातें बताई। तो रोनीला को पहले तो याद तो नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई लड़की थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस बारे में थोड़ा पता निकालने की कोशिश करती हूँ, 2-1 दिन का वक्त दो। 2-1 दिन तक रोनीला ने अपने पुराने दोस्तों को ढूंढा और उसने कहा कि भाई उसका नाम तो सूजी था, वो सोफिया नहीं थी। काफ़ी दिन तक इस तरह से वो काम करती रही और उसके बाद में ऐसे हुआ कि आगे चलकर उसने कभी बातों बातों में ये भी एक बात जाहिर की थी कि शायद वो तुमको पसंद वगैरह भी करती थी। अब कॉलेज के दिन में, यूनिवर्सिटी में इस तरह की बातें तो हो जाती है, लोग इस तरह की बातें करते हैं। वो कुछ ऑडिटर का कोर्स कर रही थी, जो ऑडिट वगैरह करते हैं, अकाउंट्स वगैरह, तो अकाउंटेंट या ऑडिटर का कोर्स कर रही थी। किस गवर्नमेंट उसमें भी जॉब किया करती थी। उसको एक बार इस तरह से मार्कोस कंपनी में भेजा गया था, लेकिन उसके बाद में पता नहीं उसका क्या हुआ, अचानक ही वो लड़की गायब हो गई। बहुत बाद में फिर किसी ने बताया कि भाई उसका कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसकी मौत हो गई है।
मुझे उससे ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं पता, पर हाँ एक बात श्योर है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो इनको ये बड़ी परेशानी हो गई कि भाई पहले तो ये लड़की एग्जिस्ट नहीं करती थी, अब जब पता लगा है तो इसकी मौत हो गई ऐसा पता चल रहा है। अब वो बैठे हुए ऐसे ही इस बात पे सोच रहे थे कि फिर ऐसे हुआ कि उसी रात को उनको फिर से एक बार फ़ोन आया। सोफिया दूसरी तरफ बोल रही थी। वैसे ही उस रात थी, वहाँ अंधेरा कुछ था, बिजलियाँ कड़क रही थी, हवा तेज़ चल रही थी, बारिश हो रही थी। तो सोफिया ने कहा कि देखिए आप इस केस को सॉल्व करने के बहुत पास पहुँच गए हैं और आपके दिमाग में कोई भी शक शुबा जो होगा उसको आप निकाल दीजिए, इस केस को पूरा कीजिए, आपको पैसा जैसे आप इस केस को सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा। और आपको करना ये है कि ड्रम्बो पे नज़र रखनी है, क्योंकि ड्रम्बो अभी भी लोगों को धमकाने जाता है, तो जिनको वो धमकाता है उनसे आप अगर कंसल्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। खैर उन्होंने उसकी बात को माना, ड्रम्बो पे नज़र रखी, पता चला कि ड्रम्बो सुहार्तो नाम के एक शख्स को डराता धमकाया था जो अपाहिज है। जब वो ड्रम्बो चला गया तो इस सुहार्तो से मिले। सुहार्तो पहले बहुत डरा हुआ था, फिर सुहार्तो ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया कि साहब मैं पहले कभी मार्कोस के लिए काम किया करता था, मार्कोस इस तरह से इलीगल इमिग्रेंट लाता है फिलिपाइन देश से, उनको कम पैसे में देके उनसे काम करवाता है, डराता है, धमकाता है। लेकिन ऐसी एक लड़की को उसने लाया था, उस लड़की का नाम सोफिया था। उसको वापस भेजना चाहते थे लेकिन मैंने उससे शादी कर ली, मैं उसको वापस भेजना नहीं चाहता था। ये बात ड्रम्बो को बताई गई। हम लोग एक दिन ऐसे ही कुछ फिलिपीन टेम्पल से बाहर निकल रहे थे और ड्रम्बो ने हम पर वो कुछ व्हीकल से अटैक कर दिया। लड़की तो वहीं मर गई, मेरे पैरों में चोटें आई। लेकिन अब मैं पहले जब मेरे पैर ठीक थे तब कुछ नहीं कर पाता था, अपाहिज होके क्या कर लेता, तो मैं छिप के रहता हूँ। तो इस पर उन्होंने कहा कि तुमने अगर वहाँ काम किया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से मैं मार्कोस को और ड्रम्बो को सजा दिलवाऊंगा। खैर सुहार्तो ने इनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए, इन्होंने जाके वो ब्रैंडन से शेयर किए। ब्रैंडन ने एक्शन ली और बहुत जल्दी मार्कोस और ड्रम्बो को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब ये काम हो गया तो इनको बड़ी खुशी हुई। इन्होंने सोचा कि भाई सुहार्तो को इससे काम हुआ है, जाके उससे मिलते हैं। तो सुहार्तो से मिलने के लिए उसके वो घर पर गए, जो कि उन्होंने उसका एड्रेस इनको पता था, उसने एड्रेस दे रखा था। वहाँ जाके देखे तो सुहार्तो का घर कुछ अलग तरह का लग रहा था। वहाँ पर एक बड़ी सी फोटो थी, उस पर हार वगैरह चढ़ाया हुआ था। सुहार्तो उसके सामने में बिल्कुल फिलिपाइन स्टाइल से बैठा हुआ, कुछ पलथी मारे हुए था, कुछ प्रेयर वगैरह वो कर रहा था। जब उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि इसी से मैंने शादी की थी, इसकी बाद में मौत हो गई और यही सोफिया है। जब उन्होंने फ़ोटो को देखा तो इनको बड़ा चक्कर आया। सोफिया का चेहरा तो वही लड़की का चेहरा था जो उनसे मिलने आई थी, जिसने केस दिया था। इनका दिमाग भन्नाने लगा, ये घर वापस आए। अब एक तो माँ का स्पिरिट जो इनके हमेशा आसपास में रहे, जो पूछे कि खाना खाया नहीं खाया। अब उसके अलावा सोफिया की आवाज़ें इनको आने लगी। तो इनको इस तरह की आवाज़ें आती, चलने की आवाज़ आती, बड़े परेशान होते। ये जाके डॉक्टर मार्श से मिले। तो डॉक्टर मार्श ने कहा कि देखो भाई, अब जैसे कि डॉक्टर मार्श के बारे में पहले ही कहा जा चुका था कि वो तो जैसा पेशेंट होगा उसी की तरह से उसको ट्रीट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अनरियल है, ऐसी आवाज़ें तुमको सुनाई पड़ती होगी। हो सकता है कि इस तरह की जो सोल है, स्पिरिट है, क्योंकि तुम बड़े रिलीजियस आदमी हो और तुम्हारी माँ ने जो कुछ सिखाया उस बात को तुम मानते भी हो सकता है कि सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती होंगी, तुम्हारे सामने वो आती होंगी। तो इनको अगर दूर करना है तो इसको इसी तरह से करना पड़ेगा। तो मैं यूँ करूँगा कि मेरा एक दोस्त है जो कि इस तरह से कुछ तंत्र मंत्र करना जानता है, कुछ जादू टोना करना जानता है, वो इस तरह से सोल्स को बुलाता है। तो वो सोल्स को बुलाएगा और उसके बाद तुमको जो भी पूछना होगा तुम पूछ लेना, अगर तुम ना पूछना चाहो तो मैं पूछ लूँगा। इन्होंने कहा ठीक है। एक डेट फिक्स कर दी गई, इनको कुछ ट्रीटमेंट दिया गया, कुछ दवाइयाँ दी गई। अब जाहिर था कि वो तो लाइट सा ड्रग्स था जिसमें आपको हल्की सी नींद आने लगती है, लेकिन आप सोते नहीं हो। इनको उन्होंने कमरे में बैठा दिया। कमरे के दूसरी तरफ में एक और कमरा था जिसके बीच में कांच लगा हुआ था, यहाँ से दूसरी तरफ वो देख सकते थे। वहाँ उनका वही दोस्त जो तंत्र मंत्र करता था वो आके बैठा था, उसने कुछ आड़े टेढ़े कुछ मंत्र वंत्र पढ़े। थोड़ी देर के बाद में अंधेरे में से एक लड़की सामने में आई, ये वही सोफिया थी। इन्होंने उससे पूछना शुरू किया कि भाई तुम यहाँ क्यों आई हो, कैसे आई हो। सोफिया ने बताना शुरू किया कि देखिए साहब, मैं और सूजी जुड़वा बहनें एक ही तरह से दिखाई पड़ती थी। तो सूजी का यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह से नंबर लग गया, उसको बुलाया गया मार्कोस की तरफ से, वो यहाँ पर आई। लेकिन उसके साथ साथ छिप कर विजिटर वीज़ा पे मैं भी चली आई और मैंने उसी के पेपर्स पे यहाँ पे काम करना अलग जाकर शुरू कर दिया। आगे ये हुआ कि सूजी की वो मार्कोस से कुछ अनबन हो गई। उसने
सुहार्तो से शादी भी कर ली और उसको मार दिया गया। उसका मैं बदला लेना चाहती थी और इसीलिए इस मामले को लेकर मैं इरविन के पास गई थी, क्योंकि पुलिस के पास मैं जा नहीं सकती थी। एक तो मैं खुद ही इलीगल इमिग्रेंट, दूसरा मेरे पास प्रूफ नहीं, और तीसरा ये कि ड्रम्बो मुझे अगर देखता तो वो वैसे ही मार देता। तो इससे बचने का तरीका एक ही था कि मैं छिप कर रहती और मैं इस तरह से इरविन को कांटेक्ट करती। तो मैंने उसको कांटेक्ट किया है। तो उसके बाद में वो डॉक्टर मार्श उसको लेकर इरविन के पास आया। उसने कहा इतना तो तुम समझ ही सकते हो कि ये लड़की जिंदा है, ये कोई भूत या स्पिरिट या इस तरह से घोस्ट नहीं है। अब जो तुम्हारी बीमारी है उसका इलाज ये है कि ये लड़की यहाँ रहती है, इससे अगर तुम शादी कर लेते हो, क्योंकि ये फिलिपिनो है, तुम फिलिपिनो लड़की चाहते थे रीजन के हिसाब से, जब इसके तुम साथ में रहोगे तो धीरे धीरे करके तुम्हारे दिमाग से जो स्पिरिट का डर है वो निकल जाएगा। इसको कुछ ऐसे समझो कि सांप से अगर आपको डर लगता हो और रोज़ अगर आप सांप को देख रहे हो तो कुछ दिनों के बाद वो डर आपके दिमाग से निकल जाता है। बस वही इस तरह की ट्रीटमेंट है, दवाइयों से तुम ठीक नहीं हो पाओगे। खैर इरविन ने उसकी बात मान ली और आज उसका नतीजा ये निकला है कि सोफिया उन्हीं के साथ, उन्हीं की डिटेक्टिव कंपनी को उनकी वाइफ की तरह से चलाने में मदद करती है। तो ये था सारा किस्सा। आपके जो भी सवाल हो यहाँ रखे, उनके जवाब आपको देता हूँ।